हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसका एक टॉपिक अस्थमा पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही ईजिली तरीके से नोट्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा एक क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है किसका, एयरवे का। ठीक है, जो कि क्या एक रिवर्सिबल है। क्या है, अगर अस्थमा हो जाता है, इसमें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फिर बाद में रिवर्स हो सकते हैं, यानी इसको ठीक किया जा सकता है मेडिसिन के द्वारा और भी मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये क्या होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है एयरवे का। किसकी वजह से होता है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होता है। कौन किसका रिस्पॉन्स, ब्रोंकी और ब्रोंक्योल्स का जो रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि जब कोई एलर्जी आता है तो हमारा जो ब्रोंक्यूल्स जो एयर वे है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और रिस्पॉन्स करने की वजह से क्या होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन की वजह से वॉल थिक हो जाता है और म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और फर्दर बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, पहले क्या था, नॉर्मल एयरवे था, यानी कि क्या था, यहाँ पे जो एयरवे था ये बहुत ही ज़्यादा सही था। इसका एयर सही से इसमें से आ जा पा रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब अस्थमा का अटैक आया तो ये जो एयरवे है वो क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया। म्यूकस का प्रोडक्शन भी यहाँ पे जैसे देख सकते बढ़ गया। और जो यहाँ पे क्या हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी कि अब जो भी यहाँ से एयर क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा। म्यूकस यहाँ पे है तो सही से सांस नहीं ले पाएगा, कफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल एयरवे का है और ये अस्थमेटिक एयरवे का डायग्राम है। ये क्या है, नॉर्मल है और इसमें क्या हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि एयरवे जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सही से एयर पास नहीं कर पाता है। इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवे। ठीक है, ये क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एयरवे का। अब इसका कॉजेज़ क्या क्या है, तो इसके जो कॉजेज़ है वो है, जो फर्स्ट कॉज है वो क्या, इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज में क्या होता है, चेंज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जब भी कुछ ह्यूमिडिटी में एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अस्थमा का अटैक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अस्थमा का जो अटैक है वो मेनली मोस्टली जो है कोल्ड एयर में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो एयर होता है वो ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी उसमें नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अस्थमा और बढ़ सकता है। जो दूसरा है वो क्या है, सिगरेट, यानी कि जो इंडिविजुअल सिगरेट पीता है उसको क्या होता है, अस्थमा हो सकता है। इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से जो पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं उसको हो सकता है। और SO2 यानी कि जो भी इंडस्ट्री से जो भी गैस निकलते हैं जो उस एरिया में रहते हैं उनको क्या हो सकता है, अस्थमा का अटैक हो सकता है। फूड ट्रीटेड सल्फेट बियर वाइन, अगर वो लोग सल्फेट बियर वाइन जैसे ये सब से क्या है, एलर्जिक है, उन एलर्जन है, तो क्या होगा कि ये जब ये लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे तो उनका वो अस्थमा हो सकता है उनको। स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, अस्थमा होता है। अब क्या है, मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन में आपका जो NSAID है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ NSAID की वजह से भी क्या होता है, अस्थमा होता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम, अगर किसी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम नहीं पसंद है तो क्या होता है कि उसके यूज़ करने से या फिर आसपास स्मेल करने से भी क्या होता है, अस्थमा का अटैक हो सकता है। अब आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या होता है, रिस्क फैक्टर मतलब वैसे फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ जो है वो बढ़ सकता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण जिसकी वजह से अस्थमा का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले क्या, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी के फैमिली में पहले से किसी को अस्थमा है, दादा को या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो अस्थमा का अटैक आने का चांस ज़्यादा होता है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो क्या होता है, अगर आप लोग जाने अनजाने में उसको यूज़ कर लेते हैं तो भी हो सकता है अस्थमा। फिर पैसिव स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हो, अगर सामने वाला कर रहा है तो उसके धुएं से, उसके स्मोक से भी सामने वाले को क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। फिर आता है ओबेसिटी, जिनका मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वेट ज़्यादा है, उनको भी अस्थमा का रिस्क रहता है। फिर LBW, लो बर्थ बेबी, जो ऐसे बेबी जो इनका जो बर्थ है वो क्या है, बहुत जो वेट है बर्थ के टाइम पे वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, तो भी क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। और रेगुलर यूज़ ऑफ NSAID, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि NSAID के रेगुलर यूज़ से भी अस्थमा हो सकता है। यानी ये सब क्या थे, रिस्क फैक्टर थे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा, यानी कि अस्थमा के कितने कितने टाइप
कितने टाइप्स होते हैं। तो अस्थमा के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक्सट्रिंसिक अस्थमा एंड इंट्रिंसिक अस्थमा। जो एक्सट्रिंसिक होते हैं उसमें क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक होता है उसमें एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि एक्सट्रिंसिक जो है वो हम लोगों को बचपन से होता है। जैसे कि अगर किसी को मशरूम से प्रॉब्लम हो तो क्या होगा कि वो, तो अगर मशरूम से किसी को एलर्जी, अगर उसको वो खिला दे तो उसको क्या हो जाता है, अस्थमा आना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग कफिंग ये सब हो जाता है। तो ये क्या होगा कि एक्सट्रिंसिक अस्थमा में आएगा। और इंट्रिंसिक जो होता है वो 30 या 35 साल के बाद होता है, जो जनरल एज पे डिपेंड करता है, इमोशनल स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, ओबेसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो एक्सट्रिंसिक होता है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और जो इंट्रिंसिक होता है वो अदर फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। अब आता है क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, विजिंग विजिंग होगा, कफिंग होगा, चेस्ट टाइटनेस क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस लगेगा, फिर डिस्पीनिया ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, रोंकी साउंड यानी कि जब हम लोग इंस्पायर करेंगे, सांस लेंगे तो रोंकी साउंड सुनाई पड़ेगा, फिर हाइपोक्सेमिया यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी में कमी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसका पैथोफिजियोलॉजी इसका कैसे होगा। तो क्या सबसे पहले क्या, एक्सपोजर टू एलर्जिन, हमारा बॉडी क्या करेगा, किसी का बॉडी इंडिविजुअल का एक्सपोज होगा किससे, एलर्जिन के द्वारा। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, यानी हमारा जो बॉडी है वो तो रिस्पॉन्स करेगा ना, किसी भी अगर बाहरी कोई भी सब्सटेंस हो तो क्या होता है, रिस्पॉन्स करता है। तो हमारा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एयरवे का एडिमा हो जाएगा और म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाएगा। एडिमा की वजह से क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। सिंपल सा बात है, पहले म्यूकस का जो मेम्ब्रेन था बहुत पतला सा था, अब क्या होगा, एडिमा की वजह से वो जो मेम्ब्रेन है वो पूरा मोटा सा हो गया है। तो क्या हो गया, एडिमा हो गया उसमें, तो क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एयरवे में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, एयर सही से पास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया यानी कि एयर का क्या होगा, कमी हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब एयर का कमी होगा तो जो पेशेंट है वो सही से सांस नहीं ले पाएगा। तो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी सांस लेगा। जब जल्दी जल्दी सांस लेता है तो क्या होता है, एक टाइम पे कोई भी थक जाता है तो क्या होगा, फिर हाइपो वेंटिलेशन, सांस धीरे धीरे रुकना बंद हो जाएगा, फिर एपनिया एंड डेथ हो जाएगा फाइनली, ठीक है। अब आते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम लोग कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे अस्थमा को। सबसे पहले क्या, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। कोई भी डिजीज़ होता है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं। दूसरा क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। ये जो है वो, ये सब जितने भी लंग्स के, और ये स्पायरोमेट्री जो है वो लंग्स के एयर कैपेसिटी को जानने के लिए हम लोग करते हैं। चेस्ट एक्सरे देखेंगे क्या कहीं लंग्स में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है, ईबीजी करेंगे, ठीक है। ईबीजी जो है वो हाइपोक्सीमिया और इंक्रीज एसिडोसिस को देखने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, ब्रोंको डायलेटर। फर्स्ट हमारा है ब्रोंको डायलेटर। इसमें क्या आ जाता है, सल्बोटामोल, फॉर्मोटेरोल। जो ब्रोंको डायलेटर होता है ये क्या करता है, एयरवे को वाइडन करने का काम करता है। जो एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था अब उसको क्या करेगा, वाइड करेगा, ताकि एयर का जो पैसेज हो वो सही से हो। अब आता है क्या, एंटीकोलिनर्जिक में क्या आता है, एट्रोपिन सल्फेट। ये क्या करता है, रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, और जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस भी कम हो जाएगा। म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो एयरवे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन एयरवे की वजह से अच्छे से हवा आ पाएगी, एयर का अच्छे से इन एंड आउट हो पाएगा। तीसरा क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। इसका एग्जांपल क्या है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोलोन। ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।